Radhika Gaur here and I am here to present the session number 21st of your chapter carbon and its compound. तो यहाँ पे हम अपना सेशन नंबर 21 डिस्कस करने वाले हैं इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन. जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है हम उनको डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. Ethane with the molecular formula C2H6 has 6 covalence bond, 7 covalence bond, 8 covalence bond और 9 covalence bond. जो हमारा C2H6 होता है उसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. तो अभी आप फिगर बनाइए. 2 कार्बन एटम्स लेंगे आप. दोनों कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. क्यों? क्योंकि इथेन मॉलिक्यूल है, एल्केन है और एल्केन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होने की वजह से उनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो दोनों कार्बन एटम्स के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड लगा लिया. अभी फर्स्ट कार्बन एटम पे हम 3 हाइड्रोजन्स लगाएंगे. उस फर्स्ट कार्बन एटम की हमारी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो गई. अब जो सेकंड कार्बन एटम है उस पे भी हम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगाएंगे. तो क्या हो गए? 3 and 3 6 तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए और 1 एक कार्बन बॉन्ड हो गया. दैट इज 6 हो गए हमारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हो गया कार्बन कार्बन बॉन्ड. तो टोटल कितने हो गए? 6 + 1 7 बॉन्ड. तो क्या होगा? इथेन में 7 कोवेलेंस बॉन्ड होंगे. तो आंसर कौन सा वाला सही होगा? दैट इज आंसर नंबर बी विल बी द राइट वन. सेकंड है द ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड. जो ब्यूटेनोन होता है उसमें 4 कार्बन कंपाउंड आई मीन टू से 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं विद द फंक्शनल ग्रुप. ब्यूटेनोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? अभी देखो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. एल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. बट जो कीटोन है उसमें हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? RCOR ग्रुप प्रेजेंट होता है. क्लियर? तो ब्यूटेनोन में भी क्या प्रेजेंट होता है? C डबल बॉन्ड OR दैट इज RC डबल बॉन्ड OR ग्रुप प्रेजेंट होता है. वही हमारा कीटोन में ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that जब हम नॉर्मली कुकिंग करते हैं तो आप देख सकते हो जो आपके वेसल्स होते हैं वो नीचे से ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक सरफेस उन पे आ जाता है. एंड रीजन क्या होता है? द फूड इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली. नहीं, ऐसा नहीं होता. और सेकेंड है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली. दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. The fuel is bad. This one is, I mean to say, the food is bad and the fuel is burning completely. The correct answer will be the fuel is not burning completely. क्यों? क्योंकि जब जो fuel है वो complete burn नहीं होगा, unburnt fuel होगा, तो क्या होगा कि जो substance है वो blacken होना start हो जाएगा. Clear? So the next question is explain the nature of covalent bond using the bond formation and CH3Cl. जो CH3Cl है उसमें हमें कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर शो करना है. अभी जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो CH3Cl में कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन है. क्लियर? कार्बन के साथ क्या है? कार्बन पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. हर हाइड्रोजन पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और क्लोरीन में 7 होते हैं. 7 क्लोरीन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए कार्बन से कंट्रीब्यूट कर लेती है. हाइड्रोजन भी एक एटम्स कार्बन के साथ शेयर कर लेते हैं. तो क्या फॉर्म हो जाता है? C सिंगल बॉन्ड H. इधर भी सिंगल बॉन्ड H होगा, इधर भी सिंगल बॉन्ड H होगा और इधर भी सिंगल बॉन्ड Cl होगा. तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3Cl. और ये क्या है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन हुए हैं. दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से फॉर्मेशन हुआ है. इसीलिए जो ये बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड रहेंगे. ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड होगा और ये फॉर्मेशन किसका हो गया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का इन द मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl. So the next question is draw the electron dot structures for ethanoic acid. इथेनोइक एसिड में क्या होता है? जो हमारी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम कैसे शो कर सकते हैं? दैट इज CH3 CH2 COOH. जो हमारा H2S है उसमें भी सल्फर के अराउंड 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. आई मीन टू से 8 चाहिए होते हैं उसे, 6 उसमें प्रेजेंट रहते हैं. एक हाइड्रोजन का हो जाएगा तो ये H2S का हो गया. प्रोपेनोन में क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन में RCOOR मैंने बताया था आपको. तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3. सेम F2 में भी ऐसे करके हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. एग्जांपल के साथ आपको ये वाली चीज डिस्कस करनी है.
So when we were talking about the session, last session of homologous series, we have discussed that a series of compound of the family in which each member differs from its adjacent member by one CH2 unit is called homologous series. Homologous series क्या होती है? Compounds की वो series, वो family जिसमें हर member एक अपने आसपास वाले member से CH2 unit से differ करेगा. That is, जो उसका प्रोसीडर होगा और जो उसका सक्सेसर होगा, दोनों में CH2 यूनिट का यदि डिफरेंस होगा तो वो होमोलोगस सीरीज बन जाती है. जैसे अभी यहाँ पे आप एग्जांपल लो एल्कोहल्स का, एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर है CH3OH दैट इज मीथेनॉल. इसके बाद आता है CH3CH2OH दैट इज CH3OH में जब CH2 प्लस करेंगे तब CH3CH2OH का फॉर्मेशन होगा. दैट इज मीथेनॉल और इथेनॉल में दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया? CH2 यूनिट का. सेम यहाँ पे आप देख सकते हो CH3CH2OH ये किसका फॉर्मूला है? इथेनॉल का. और ये CH3CH2CH2OH ये प्रोपेनॉल का हो गया. प्रोपेनॉल और इथेनॉल में भी किसका डिफरेंस आ रहा है? एक CH2 यूनिट का. सेम अगेन ब्यूटेनॉल में जाएंगे हम तब प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल में भी CH2 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा. आगे भी हम ऐसे ही इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकते हैं. सो द थिंग इज, कौन सी सीरीज होती है होमोलोगस सीरीज? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द फैमिली in which each member differs from its adjacent member by one CH2 unit is called homologous series. ये तो हुआ मैंने बताया आपको on the basis of I mean to say molecular formula कि CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है. यदि हम उनका molecular mass लें तो कितने यूनिट्स का डिफरेंट होगा? 14 यूनिट से डिफरेंस होता है. यदि हम मास लेते हैं, क्योंकि कार्बन का मास होता है 6, तो 6 प्लस 2 I mean to say 6 प्लस कार्बन का मास होता है 12, एटॉमिक नंबर होता है 6, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 1 किसका हो गया? हाइड्रोजन का मास हो गया. 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14. दैट इज दोनों जो कंपाउंड्स हैं, दोनों जो मेंबर्स हैं, उनमें कितने का डिफरेंस होगा? 14 मास यूनिट्स का. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? जो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड हैं उन्हें हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इथेनोइक एसिड इज सॉलिड एट 16.6 डिग्री सेल्सियस. 16.6 डिग्री सेल्सियस पे जो इथेनोइक एसिड होती है वो सॉलिड होती है, व्हाइल इथेनॉल इज लिक्विड एट दिस टेम्परेचर. जो इथेनॉल होता है वो लिक्विड रहता है इस टेम्परेचर पे. ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएशन की. 16.6 डिग्री सेल्सियस पे हम देख लेंगे, यदि वो सॉलिड है तो इथेनोइक एसिड होगा और यदि वो लिक्विड है तो इथेनॉल होगा. बट द थिंग इज, केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम उन्हें कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? तो Na2CO3 एंड के साथ जब हमारी इथेनोइक एसिड रिएक्ट करती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? हमारा CH3COONA का. अलोंग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन हो जाता है. बात यह है कि जब किसी भी सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इथेनोइक एसिड की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. दैट इज एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स का फॉर्मेशन होगा. बट जब Na2CO3 या NaHCO3 की रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ कराते हैं, इथेनॉल के साथ कराते हैं, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती. दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के कोई भी एफर्वेसेंस फॉर्म नहीं होंगे. तो ऐसे हम केमिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? जब हम वाटर में सोप को ऐड करते हैं तो मिसल फॉर्मेशन क्यों होता है? विल अ मिसल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट्स सच एज इथेनॉल आल्सो? क्या मिसल इथेनॉल जैसे सब्सटेंस में भी फॉर्म हो सकता है? द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल हेट वाटर. जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है सोप मॉलिक्यूल का वो वाटर हेटिंग होता है. दैट इज वो वाटर में सॉल्युबल नहीं रहता. Therefore they come together and micelle formation take place. और इसीलिए क्या होता है, वो पास आ जाते हैं और मिसल का फॉर्मेशन हो जाता है. बट अ सोप इज सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड फॉर्म्स अ क्लियर सॉल्यूशन. लेकिन जो सोप है वो अल्कोहल में और इथेनॉल में क्या होता है? क्लियर सॉल्यूशन देता है, क्योंकि वो उनमें सॉल्युबल होता है, इसीलिए उनमें मिसल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा. वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि वाटर में आई मीन टू से मिसल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, वो वाटर हेटिंग होता है, जबकि अल्कोहल के केस में वो वाटर में सॉल्युबल रहता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस? ज्यादातर एप्लीकेशंस के लिए जो कार्बन है उसके कंपाउंड्स हैं वो फ्यूल की तरह क्यों वर्क करते हैं? When carbon
व्हेन इट्स कंपाउंड्स बर्न, जब कार्बन और इसके कंपाउंड्स को हम बर्न करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट की काफी लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस होती है, देयरफॉर दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स, इसीलिए हम इन्हें फ्यूल्स की तरह यूज करते हैं। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको जब कंबशंस कराए थे इथेनॉल की, इथेनोइक एसिड्स के, तो ये आपको बताया था मैंने कि ये जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। दिस इज द रीजन जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इथाइन के केस में भी इथाइन को हम बेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब हम इथाइन का कंबशन करते हैं तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, हीट का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए हम उसे बेल्डिंग के लिए या स्टील की कटिंग के लिए यूज करते हैं। ऑल्सो ये हमारे फ्यूल्स की तरह भी यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फ्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, देयरफॉर दे कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। जब हमने सोप की रिएक्शन हार्ड वाटर के साथ कराई तो फॉर्मेशन स्कम का कैसे होता है? देखो, जो स्टीरिएट आयन होता है, सोप में हमारा स्टीरिएट आयन प्रेजेंट होता है, हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो कैल्शियम स्टीरिएट का फॉर्मेशन हो जाता है, और कैल्शियम स्टीरिएट क्या होता है? एक स्कम होता है। स्कम दैट इज जो इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। दिस इज द रीजन जो हार्ड वाटर है उसमें सोप इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते हैं। So the next question is, what change will you observe if you test soap with litmus paper? जब आप litmus paper के साथ सोप को ट्रीट करोगे तो आप क्या चेंज देखोगे? सोप हैज बेसिक नेचर, सोप का क्या होता है? एक बेसिक नेचर होता है, therefore its solution changes red litmus blue, but it does not affect red litmus. ऑब्वियसली क्लियर बात है, क्या होगा? जो आई मीन टू से सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा। क्लियर? So the next thing is, what is hydrogenation? Hydrogenation क्या होती है? What is its industrial application? उसकी industrial application क्या होती है? Hydrogenation is a process in which hydrogen atoms are added to the carbon atoms. Hydrogenation क्या होता है? वो process जिसमें हम क्या करते हैं? कार्बन एटम्स में हाइड्रोजन एटम्स को ऐड कर देते हैं। ऑब्वियसली हाइड्रोजनेशन का मतलब भी हो गया हाइड्रोजन को ऐड करना। क्लियर? तो हमने क्या करा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में या अनसैचुरेटेड सब्सटेंस में यदि हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो सैचुरेटेड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होती है कि जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं, उनमें जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं निकेल की प्रेजेंस में एट 200 डिग्री सेल्सियस, देन वनस्पति घी दैट इज सैचुरेटेड कंपाउंड इज फॉर्म्ड। दैट इज जो वेजिटेबल ऑयल था उससे वनस्पति घी का फॉर्मेशन हो जाता है। और कैसे होता है? जब हम वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एट 200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड टू द कार्बन एटम्स ऑफ एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। So the next question is, which of the following hydrocarbons undergo addition reactions? इनमें से कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं जो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे? That is C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 and CH4। अब इनमें आप देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से हैं। सिर्फ C2H2 and C3H6 जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, therefore they will undergo addition reaction। जबकि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो एडिशन रिएक्शंस नहीं देते हैं, therefore only the unsaturated hydrocarbons C2H2 and C3H6 will undergo addition reaction. So the next question is, give a task that can be used to differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. कौन सा टेस्ट है जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है? Both butter and oil decolorizes ब्रोमीन वाटर। दोनों जो बटर होता है, ऑयल होता है, दोनों ही ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देते हैं। बट ऑयल कंटेन्स मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऑयल में क्या होता है? अनसैचुरेटेड एसिड्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर मोर ब्रोमीन वाटर विल बी डिकलराइज्ड बाय ऑयल। इसीलिए जो ऑयल होगा वो ब्रोमीन वाटर को इजीली और काफी ज्यादा हद तक डिकलराइज कर देगा। इस टेस्ट के थ्रू हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ब्रोमीन वाटर का यूज करके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप के क्लीनिंग एक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है? सोप्स एक्ट्स एज इमल्सिफाइंग एजेंट इन वाटर एंड ब्रेक्स द ऑयल एंड ग्रीस इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। एज आई टोल्ड यू
कि जो सोप होता है वो क्या होता है, एक इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह वर्क करता है, एक क्लीनिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, और वो क्या करता है, जो ऑयल है, ग्रीस है, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। These droplets are surrounded by film of soap, और इस ड्रॉपलेट्स को कौन सराउंडेड कर लेता है, सोप की एक फिल्म के अराउंड, आई मीन टू से इन पार्टिकल्स के अराउंड सोप की एक फिल्म जनरेट हो जाती है, उन्हीं को हम मिसेल्स बोलते हैं, विच आर सस्पेंडेड इन सोपी वाटर, जो सोपी वाटर में सस्पेंडेड रहती हैं। The suspended way of water and the suspended away by water when agitated in a washing machine. यदि हम किसी वॉशिंग मशीन में एजिटेट कराएंगे उसे या फिर नॉर्मली पैडल से उन्हें बीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो मिसल्स हैं वो अपने साथ डर्ट पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाएंगे एंड पार्टिकल्स आर फाइनली वॉश, और जो पार्टिकल्स हैं वो अब क्लियर हो जाएंगे। तो यही होता है एक्शन ऑफ सोप कि मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। मिसल्स जो ऑयल या ग्रीस की ड्रॉपलेट्स होती हैं उन्हें अपने साथ क्लॉथ से रिमूव करके ले जाती हैं, और जो हमारा क्लॉथ होता है, जो पार्टिकल होता है, वो क्लियरली वॉश हो जाता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे उसके बारे में डिस्कस किया। इन नेक्स्ट चैप्टर्स वी आर गोना डिस्कस अबाउट मोर अबाउट केमिस्ट्री। टिल देन